जून 25, 1975, रात के 11:45। सोचो, तुम एक जर्नलिस्ट हो, दिल्ली में। इवनिंग शिफ्ट खत्म हो रही है, प्रेसेस चल रही हैं, कल का एडिशन ऑलमोस्ट रेडी है। तभी लाइट्स चली जाती हैं। सिर्फ तुम्हारे ऑफिस में नहीं, पूरे शहर के हर एक न्यूज़पेपर बिल्डिंग में। बिजली काटी गई है, डेलिबरेटली, सरकार ने। सुबह तक इंडिया एक अलग देश बन चुका होता है। न फ्री प्रेस, न ऑपोजिशन, न कोई कोर्ट जो तुम्हें बचा सके, और एक प्राइम मिनिस्टर जो 1 अरब लोगों को बोल रही है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यह कहानी है 21 महीनों की, जो ऑलमोस्ट इंडियन डेमोक्रेसी को खत्म कर देते, और उन लोगों की, जर्नलिस्ट्स, जजेस, स्टूडेंट्स, किसान, जिन्होंने इसे वापस लाया। इमरजेंसी को समझने के लिए हमें 4 साल पीछे जाना होगा। इंदिरा गांधी एक लैंडस्लाइड इलेक्शन जीतती हैं, गरीबी हटाओ के नारे पर। वो अपनी पावर के पीक पर हैं। इंडिया ने अभी बांग्लादेश वॉर जीता है, उन्हें दुर्गा बुलाया जा रहा है, उनके ही सपोर्टर्स द्वारा। लेकिन रायबरेली में उनका अपोनेंट राज नारायण नाम का आदमी हारना रिफ्यूज करता है। वो इलेक्शन पिटिशन फाइल करता है, क्लेम करता है कि इंदिरा गांधी ने कैंपेन में गवर्नमेंट रिसोर्सेज यूज किए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट व्हीकल्स, गवर्नमेंट का पैसा, सब इलीगल इलेक्शन लॉ के अंडर। 4 साल तक ये केस कोर्ट्स में घिसटता रहा। किसी ने सीरियसली नहीं लिया, किसी ने सोचा भी नहीं था कि बैठी हुई प्राइम मिनिस्टर हार सकती है। फिर आया जून 12, 1975, इलाहाबाद हाई कोर्ट। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा अपना वर्डिक्ट पढ़ते हैं। इंदिरा गांधी दोषी हैं। उनका इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर हो जाता है। उन्हें 6 साल के लिए इलेक्टेड ऑफिस रखने से रोका जाता है। पूरा देश सख्ते में आ जाता है। 24 घंटे के अंदर लाखों लोग सड़कों पर आ जाते हैं। जेपी, जयप्रकाश नारायण, वो बुढ़े गांधीयन रेवोल्यूशनरी जो रिटायरमेंट से बाहर आए थे ऑपोजिशन लीड करने के लिए, एक बड़ी रैली में बोलते हैं। इंदिरा से तुरंत इस्तीफा मांगता है। आर्मी, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी को कहता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स मत मानो। इंदिरा गांधी के पास 2 रास्ते हैं, डिग्निटी के साथ रिजाइन करो या लड़ते रहो। वो लड़ना चूज करती हैं, इस तरह से जिसकी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। जून 25, 1975, बुधवार की रात। इंदिरा गांधी अपने सबसे ट्रस्टेड एडवाइजर्स की एक छोटी मीटिंग बुलाती हैं। उनका बेटा संजय गांधी कमरे में है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएन धर, कुछ और लोग। उनके ज्यादातर कैबिनेट को पता नहीं है कि क्या होने वाला है। फैसला हो जाता है, इमरजेंसी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 352 प्रेसिडेंट को नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने की परमिशन देता है अगर इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेट हो, एक्सटर्नल अग्रेशन से या इंटरनल डिस्टर्बेंस से। थ्रेशहोल्ड बहुत बड़ा है। ये प्रोविजन वॉर के लिए बनी थी, इन्वेजन के लिए। इंदिरा गांधी इसे यूज करती हैं पावर में रहने के लिए। प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद प्रोक्लेमेशन पर साइन करते हैं। उन्हें पूरा पढ़ने का टाइम नहीं दिया जाता। वो रात को अपने पजामे में साइन करते हैं अपनी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली उनके पास कोई चॉइस नहीं है। उसी वक्त इंटेलिजेंस ब्यूरो एक लिस्ट एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है, एक लंबी लिस्ट। जेपी नारायण अरेस्टेड, मोरारजी देसाई अरेस्टेड, अटल बिहारी वाजपेयी अरेस्टेड, LK अडवाणी अरेस्टेड, जॉर्ज फर्नांडिस अंडरग्राउंड चले जाते हैं। हजारों ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस, एक्टिविस्ट्स, स्टूडेंट लीडर्स, जर्नलिस्ट्स डॉन से पहले अरेस्टेड। जेलें रात में भर जाती हैं। सुबह 6 बजे इंदिरा गांधी ऑल इंडिया रेडियो पर बोलती हैं, शांत, मेजर्ड, ऑलमोस्ट बोर्ड। राष्ट्रपति ने इमरजेंसी घोषित की है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट कुछ दिन बाद कन्वीन होती है। ज्यादातर ऑपोजिशन MPs ऑलरेडी जेल में हैं। इमरजेंसी रैटिफाई हो जाती है, लीगल बन जाती है, बाद में उसी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन द्वारा जिसे उसने तबाह कर दिया है। और बस एक रात में दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी कुछ और बन जाता है। अब बात करते हैं कि इमरजेंसी में एक्चुअली रहना कैसा लगता था, क्योंकि यहां हिस्ट्री बुक्स अक्सर चुप हो जाती हैं। इवेंट्स लिस्ट हो जाते हैं, लॉज के नाम आते हैं, लेकिन ये नहीं बताता कि जर्नलिस्ट होना, स्टूडेंट होना, दिल्ली में एक रिक्शा ड्राइवर होना कैसा था उन 21 महीनों में। प्रेस चुप करा दी गई।
इमरजेंसी डिक्लेयर होने की अगली सुबह पूरे इंडिया के एडिटर्स को गवर्नमेंट की तरफ से एक सेट ऑफ गाइडलाइंस मिली। क्या पब्लिश कर सकते हो, क्या नहीं, कौन से वर्ड्स बैंड हैं, कौन से टॉपिक्स फॉरबिडन हैं। कुछ न्यूज़पेपर्स बिना प्रोटेस्ट के कंप्लाई कर गए। कुछ एडिटर्स ने तो इमरजेंसी का सेलिब्रेशन भी किया। हाँ, ये हुआ था। लेकिन कुछ ने रेजिस्ट किया। इंडियन एक्सप्रेस, रामनाथ गोयंका की, ने अगली सुबह अपना एडिटोरियल कॉलम कंप्लीटली ब्लैंक छोड़ दिया। सिर्फ सफ़ेद जगह, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई वर्ड्स नहीं, बस खामोशी। पेज से तुम्हारी तरफ घूर रही थी। गवर्नमेंट ने तुरंत समझ लिया, ये डिफायंस थी। गोयंका को अगले 2 साल में कांस्टेंट हैरेसमेंट मिली। टैक्स वेड्स, धमकियां, ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर, वो कभी नहीं झुके। फॉरेन जर्नलिस्ट्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया। बीबीसी को बाहर रखा गया। जो रिपोर्ट्स इंडिया से बाहर निकलती थी वो अक्सर इंटरसेप्ट या डिले होती थी। 21 महीनों तक ज्यादातर इंडियंस को पता नहीं था कि उनके ही देश में असल में क्या हो रहा था। सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव्ड न्यूज मिलती थी, गवर्नमेंट अप्रूव्ड रियलिटी। मीसा, वो कानून जिसकी कोई सीमा नहीं थी। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा, इमरजेंसी का सबसे पावरफुल वेपन बन गया। मीसा के अंडर गवर्नमेंट बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती थी, बिना ट्रायल के डिटेन कर सकती थी, इनडेफिनेटली रोक सकती थी। और ये पार्ट आज भी बिलीव करना मुश्किल लगता है, तुम्हें बताना जरूरी नहीं था कि क्यों अरेस्ट किया। कोई चार्जेस नहीं, कोई लॉयर नहीं, कोई कोर्ट डेट नहीं, तुम बस गायब हो जाते थे। इमरजेंसी के दौरान 1 लाख से ज्यादा लोग मीसा और दूसरे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के अंडर डिटेन किए गए। टीचर्स, लॉयर्स, ट्रेड यूनियन लीडर्स, स्टूडेंट्स, जर्नलिस्ट्स, जो भी थ्रेट लगता। और सुप्रीम कोर्ट, वो इंस्टीट्यूशन जिसे एक्सपेक्ट किया जाता कि वो पुशबैक करेगा। अप्रैल 1976 में एडीएम जबलपुर केस में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच ने रूलिंग दी कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान सिटीजन्स को लाइफ या पर्सनल लिबर्टी का हक नहीं है। दोबारा पढ़ो ये। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रूलिंग दी कि गवर्नमेंट तुम्हें जेल कर सकती है या कुछ और भी, और तुम्हारे पास लीगली चैलेंज करने का कोई हक नहीं। एक जज ने डिसेंट किया, जस्टिस HR खन्ना। उन्हें पता था कि क्या प्राइस चुकानी पड़ेगी। उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोजीशन के लिए सुपरसीड कर दिया गया, साइड कर दिया गया, कॉन्शियंस रखने की सजा के तौर पर। बाद में उन्होंने लिखा कि ये फैसला उन्हें अपने पूरे करियर में सबसे ज्यादा प्राउड करता है। संजय गांधी, शैडो गवर्नमेंट। अब आते हैं इमरजेंसी के सबसे डार्क चैप्टर पर, और इसके बारे में बात करना इम्पॉसिबल है बिना एक नाम लिए, संजय गांधी। इंदिरा का छोटा बेटा, एम्बिशियस, अग्रेसिव और इस वक्त बिल्कुल अनइलेक्टेड। कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट पोजीशन नहीं, MP नहीं, मिनिस्टर नहीं, बस प्राइम मिनिस्टर का बेटा। और उसने एक शैडो गवर्नमेंट चलाया जो एक्चुअल गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल था। जो ऑफिशियल्स प्रमोशन चाहते थे, संजय के पास आते थे। जो ऑफिसर्स अच्छी पोस्टिंग चाहते थे, संजय के जरिए। मिनिस्टर्स उससे डरते थे। ब्यूरोक्रेट्स उसके ऑर्डर्स PM के ऑर्डर्स से तेज एग्जीक्यूट करते थे। संजय का एक 5 पॉइंट प्रोग्राम था। लिटरेसी, पेड़ लगाना, दहेज खत्म करना, जात पात खत्म करना और फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग रीजनेबल लगता है, जो ये बना वो एक नाइटमेयर था। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को टारगेट्स दिए गए। हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेरिलाइजेशंस का कोटा था। अगर कोटा पूरा नहीं हुआ, करियर सफर करता। तो ऑफिशियल्स ने जो भी करना पड़ा किया। लोगों को घर से घसीट कर लाया गया। मर्दों को बस स्टॉप से, बाजारों से, खेतों से पकड़ा गया। रिलीजियस माइनॉरिटीज को डिस्प्रोपोर्शनेटली टारगेट किया गया। कुछ स्टेट्स में तो राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या गवर्नमेंट लोन तभी मिलता जब तुम स्टेरिलाइजेशन के लिए राजी हो। 1975 और 1977 के बीच अनुमान है कि 60 से 80 लाख स्टेरिलाइजेशंस किए गए। बहुत सारे फोर्स्ड, बहुत सारे बॉच्ड, गंदे कैंप्स में। उन लोगों को मार दिया जो एक रूटीन प्रोसीजर के लिए गए थे। ये फुटनोट नहीं है, ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट द्वारा किया गया सबसे बड़े एट्रॉसिटीज में से एक है, और टेक्स्ट बुक्स में बेयरली दिखाई देता है। फिर आई डेमोलिशंस। संजय गांधी दिल्ली को क्लीन अप करना चाहते थे। हिस्टोरिक जामा मस्जिद के आसपास की स्लम्स को क्लियरेंस के लिए मार्क किया गया। लाखों लोग, मोस्टली गरीब मुस्लिम्स, को बताया गया कि उनके घर तोड़े जाएंगे। बुलडोजर्स आ गए। अप्रैल 1976 दिल्ली के तुर्कमान गेट एरिया में लोगों ने रेजिस्ट किया, सड़कों पर आ गए। उनके पास जाने की कोई जगह नहीं थी। पुलिस ने फायर किया। ऑफिशियल डेथ टोल कम थी। आई विटनेसेस ने बहुत अलग स्टोरी बताई। स्लम फिर भी तोड़ दी गई। 22nd अमेंडमेंट, रूल्स को रीराइट करना। 1976 तक कोई ऑपोजिशन नहीं, कंप्लायंट पार्लियामेंट के साथ इंदिरा गांधी ने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया।
22nd अमेंडमेंट, जो अपने सपोर्टर्स द्वारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाया, उसने स्वीपिंग चेंजेस किए। पार्लियामेंट की टर्म 5 से 6 साल कर दी। इमरजेंसी को कोर्ट में चैलेंज करना और मुश्किल कर दिया। प्रियम्बल में सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड्स ऐड किए। जुडिशियल रिव्यू कटेल किया। पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की नियर अनलिमिटेड पावर दी। इंडिया का फाउंडिंग डॉक्यूमेंट, जो इतनी मेहनत से अंबेडकर और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने लिखा था, महीनों में रीराइट कर दिया गया, एक ऐसे पार्लियामेंट में जिसके पास डिबेट करने के लिए कोई ऑपोजिशन नहीं। अर्ली 1977 तक इंडिया वो नहीं रहा था जो 2 साल पहले था। और फिर इंदिरा गांधी एक गलती करती हैं। जनवरी 1977 वो इलेक्शंस अनाउंस करती हैं। कोई पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्यों। उनका इंटेलिजेंस apparatus ने बताया कि वो पॉपुलर हैं। उनके चमचों ने बताया कि लोग इमरजेंसी के सालों की स्टेबिलिटी और डिसिप्लिन के लिए ग्रेटफुल हैं। संजय ने बताया कि वो आसानी से जीतेंगी। वो इतने लंबे टाइम से रियलिटी से आइसोलेटेड थीं, सिर्फ उन्हीं लोगों से सराउंडेड जो वो सुनना चाहती थीं, कि वो एक्चुअली बिलीव कर लिया। प्रेस सेंसरशिप हटा दी इलेक्शंस के लिए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स रिलीज कर दिए। ये उनकी दूसरी गलती थी, क्योंकि जिस मोमेंट जेपी नारायण बाहर आते हैं, जिस मोमेंट वाजपेयी, अडवाणी, मोरारजी देसाई और जॉर्ज फर्नांडिस खुली हवा में सांस लेते हैं, ऑपोजिशन एक बार फिर जिंदा हो जाता है। उन्हें पता है कि डिवाइडेड रह के नहीं जीत सकते। कांग्रेस एक मशीन है, इंदिरा के पास पैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और पूरा गवर्नमेंट apparatus है। तो उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया। दिनों में, लिटरली दिनों में, 4 मेजर ऑपोजिशन पार्टीज एक में मर्ज हो गईं। जनता पार्टी, पुराने जनसंघ के मेंबर्स सोशलिस्ट्स के साथ बैठ रहे हैं। कांग्रेस के डिसिडेंट्स आरएसएस लिंक्ड पॉलिटिशियंस के साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं। आइडियोलॉजिकल दुश्मन जो एग्जैक्टली एक बात पर अग्री करते हैं, इंदिरा गांधी को जाना चाहिए। जेपी नारायण 74 साल के, हार्ट डिजीज, किडनीज फेल हो रही हैं, कैंपेन का चेहरा बन जाते हैं। पूरे देश में ट्रैवल करते हैं। उनका मैसेज सिंपल है, ये इलेक्शन नहीं है, ये डेमोक्रेसी पर रेफरेंडम है। वोट करो जैसे तुम्हारी आज़ादी इस पर डिपेंड करती हो, क्योंकि करती है। इंदिरा भी कैंपेन करती हैं, वो स्टिल इंदिरा हैं, अभी भी क्राउड्स को कमांड करती हैं, लेकिन लोगों में कुछ बदल गया है। उन्हें याद हैं रात के अरेस्ट्स, याद हैं बेटे और भाई जो ले जाए गए, याद हैं स्टेरिलाइजेशन कैंप्स, याद हैं बुलडोजर्स, और अब पहली बार 2 सालों में वो जोर से कह सकते हैं। मार्च 16 to 20, 1977 इंडिया वोट करता है। मार्च 21, 1977 रिजल्ट्स आते हैं। कांग्रेस जीती 154 सीट्स, 1971 में 350 थीं। इंदिरा गांधी अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी रायबरेली में 55,000 से ज्यादा वोट्स से हारती हैं। संजय गांधी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी हारते हैं। जनता पार्टी जीतती है 295 सीट्स। मोरारजी देसाई इंडिया के पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और मार्च 21, 1977 को इमरजेंसी ऑफिशियली, फॉर्मली, फाइनली लिफ्ट हो जाती है। 21 महीने खत्म। दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी खुद को वापस वोट करता है। तो हम इस सब का क्या मतलब निकालें? इमरजेंसी सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये एक वार्निंग है, हमारी रीसेंट पास्ट में दबी हुई, जिससे हम पूरी तरह नहीं मिले हैं अभी तक। पहली बात, इंस्टीट्यूशंस। इमरजेंसी के दौरान हर वो इंस्टीट्यूशन जो पावर को चेक करने के लिए थी, फेल हो गई। कैबिनेट ने डिलिब्रेट नहीं किया, बाईपास कर दिया गया। पार्लियामेंट ने डिबेट नहीं की, कंप्लाई कर गई। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट नहीं किया, सरेंडर कर दिया। प्रेस ने इन्फॉर्म नहीं किया, ज्यादातर चुप हो गई। सिर्फ वो इंस्टीट्यूशंस टिके जो गवर्नमेंट पूरी तरह रीच नहीं कर सकती थी। अंडरग्राउंड नेटवर्क्स, हाथ से हाथ पास होने वाली न्यूज़लेटर्स, इंडिविजुअल जजेस, इंडिविजुअल एडिटर्स, इंडिविजुअल सिविल सर्वेंट्स की क्वाइट करेज, जिन्होंने कहा नहीं पर्सनल कॉस्ट पर। दूसरी बात, रिपेयर। जब जनता गवर्नमेंट पावर में आई, उसने डैमेज अंडू करने की कोशिश की। 1978 का 44th अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट के कई चेंजेस रिवर्स किए। इमरजेंसी डिक्लेयर करना और मुश्किल कर दिया। कैबिनेट अप्रूवल चाहिए, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन नहीं। जुडिशियल रिव्यू रिस्टोर की। हक़े जिंदगी और पर्सनल लिबर्टी इमरजेंसी में भी प्रोटेक्ट किया। ये रियल रिफॉर्म्स थे, जरूरी रिफॉर्म्स।
लेकिन जनता गवर्नमेंट 1979 में इंटरनल लड़ाइयों की वजह से गिर गई और 1980 में इंदिरा गांधी पहले से भी बड़े मेजॉरिटी के साथ वापस आईं। इंडिया ने माफ कर दिया या भूल गया, दोनों के बीच का फर्क बहुत पतला है। तीसरी बात, वो हीरोज जिन्हें कोई याद नहीं करता। जस्टिस HR खन्ना जो अकेले डिसेंट किया, रामनाथ गोयनका जिन्होंने एडिटोरियल पेज ब्लैंक छोड़ दिया, जॉर्ज फर्नांडिस जो अंडरग्राउंड गए और रेलवे वर्कर्स को स्ट्राइक के लिए ऑर्गेनाइज किया और जिन्हें प्लांटेड एक्सप्लोजिव्स के साथ अरेस्ट किया गया एक ऐसे केस में जिसे बहुत लोग फैब्रिकेटेड मानते हैं। हजारों ऑर्डिनरी सिटीजन्स जो जेल गए, पिटे गए, स्टरलाइज किए गए, जिनका घर तोड़ा गया और जिन्होंने फिर भी वोट किया जिस मोमेंट मौका मिला। इन्हीं लोगों ने इंडियन डेमोक्रेसी बचाया। एक बड़ा लीडर नहीं, एक ड्रामेटिक मोमेंट नहीं, हजारों छोटे एक्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस 21 महीनों में जिन्होंने वो फ्लेम जिंदा रखी जब तक एक सुबह लाइट्स वापस आईं। और लास्ट में वो सवाल जो इन सब पर मंडरा रहता है, क्या ये फिर हो सकता है? 44th अमेंडमेंट ने इसे मुश्किल बनाया लेकिन इम्पॉसिबल नहीं किया। इमरजेंसी इसलिए हुई क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ किया, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस बहुत वीक थे, बहुत लॉयल, बहुत डरे हुए थे ना कहने के लिए, क्योंकि प्रेस बहुत फ्रैगमेंटेड थी रेजिस्ट करने के लिए, क्योंकि ऑपोजिशन बहुत डिवाइडेड थी लड़ने के लिए। ये कंडीशंस सिर्फ 1975 की नहीं है, ये कंडीशंस दोबारा क्रिएट हो सकती हैं। इमरजेंसी का असली लेसन इंदिरा गांधी के बारे में नहीं है, ये उस बारे में है जो होता है जब एक डेमोक्रेसी विजिलेंट रहना बंद कर देता है, जब सिटीजन्स ध्यान देना बंद कर देते हैं, जब जिन्हें पावर सौंपी जाती है वो डिसाइड करते हैं कि रूल्स इनकन्वीनियंट हैं। डेमोक्रेसी टर्न्स आउट वो सिस्टम नहीं है जो खुद को प्रोटेक्ट करता है, ये वो सिस्टम है जिसे हम प्रोटेक्ट करते हैं या नहीं करते। इमरजेंसी डिक्लेयर होने की अगली सुबह इंडियन एक्सप्रेस अपना एडिटोरियल कॉलम खाली लेकर निकला। कोई वर्ड्स नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस सफेद जगह। गवर्नमेंट सेंसर ने उस दिन का एडिशन अप्रूव किया था। किसी ने खाली जगह को सेंसर करने के बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन हर रीडर समझ गया। खामोशी कभी कभी सबसे ऊंची आवाज होती है और कभी कभी एक ब्लैंक पेज तुम्हें वो सब कुछ बता देता है जो तुम्हें अपने देश के बारे में जानना चाहिए। अगर ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगी, शेयर करो, क्योंकि वो हिस्ट्री जो भूल जाती है बार बार दोहराने की आदत रखती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।